अगस्त 1947। सोचिए, दिल्ली में एक बंद कमरा है और वहां एक आदमी नक्शे पर बस एक लकीर खींच रहा है। लेकिन ये कोई मामूली लकीर नहीं थी। इसी एक लकीर ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी वक्त एक राष्ट्र को बनाने का चमत्कार भी हो रहा था। तो चलिए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी है सर सिरिल रैडक्लिफ की। थे तो वो एक अंग्रेज वकील, लेकिन उन्हें काम सौंपा गया एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने का। एक ऐसा उपमहाद्वीप जिसके बारे में सच पूछिए तो वो कुछ भी नहीं जानते थे। अब ब्रिटिश सरकार को असल में एक ऐसा ही आदमी चाहिए था, कोई ऐसा जिसे भारत के बारे में कोई जानकारी ना हो, ताकि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी झुकाव के भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींच सके। ये एक बहुत बड़ा दांव था और इसके नतीजे कितने कितने भयानक होने वाले थे। लेकिन देखिए, 1947 का संकट सिर्फ बंटवारे का नहीं था। एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी, वो ये कि देश सैकड़ों छोटे छोटे आजाद राज्यों में बिखर सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज जैसा दिखता, जिसमें 500 से ज्यादा छेद हों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के एक जल्दबाजी वाले फैसले से, बांटो और निकल जाओ। असल में नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना शक करते थे कि किसी भी सीमा पर उनकी सहमति बन ही नहीं पा रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने लंदन से एक न्यूट्रल आदमी सर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया और कहा, आप ही भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींच दी। जरा सोचिए, सिर्फ 5 हफ्ते 40 करोड़ लोगों के मुल्क को बांटने के लिए बस इतना ही वक्त दिया गया था। काम का दबाव इतना ज्यादा था कि रैडक्लिफ के पास तो उन जमीनों पर जाकर देखने तक का समय नहीं था जिन्हें वो बांट रहे थे। उन्हें बस कुछ पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के भरोसे ये ऐतिहासिक फैसला लेना था, और वो आंकड़े भी कोई बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अब बंटवारे में सबसे बड़ी सिरदर्दी 2 शहरों को लेकर थी, एक कलकत्ता और दूसरा लाहौर। कलकत्ता का मामला तो फिर भी आसान था, वहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिल गया। लेकिन लाहौर की कहानी बहुत पेचीदा थी। वहां किसी एक समुदाय का साफ बहुमत था ही नहीं। पहले तो रैडक्लिफ ने सोचा कि इसे भारत को दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि पाकिस्तान एक नया देश बन रहा है, उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक बड़े बसे बसाए शहर की जरूरत होगी। और बस इसी सोच के साथ लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये एक ऐसा अजीब और पूरा बंटवारा था जो हर एक चीज पे लागू हुआ। मतलब सरकारी दफ्तरों में हर चीज बांटी जा रही थी, हर एक फाइल, हर मेज, हर टाइपराइटर, यहां तक कि लाइब्रेरी की किताबों का भी बंटवारा हो रहा था। एक किताब भारत को तो अगली पाकिस्तान को। सोचिए, साबुनदान तक बांटे जा रहे थे। ये एक ऐसा बंटवारा था जो हर चीज के दिल तक पहुंच गया। और इसी बंटवारे के हंगामे के बीच एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ यूं कि 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थीं। ये बत्तखें भारत पहुंची जुलाई 1947 में, ठीक बंटवारे की उथल-पुथल के बीच। अब इन बत्तखों का बिल कौन भरे? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के अधिकारी इसी बात पर लड़ते रहे कि इन पर हक किसका है, और इस लड़ाई में बेचारी बत्तखें एक गोदाम में यूं ही पड़ी रहीं। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि बंटवारे ने कितनी अजीब और बेबस कर देने वाली हालत पैदा कर दी थी। जब देश टूट रहा था तब अधिकारी बत्तखों पर बहस कर रहे थे। चलिए, अब हम इस बंटवारे के सबसे दुखद पहलू पर आते हैं, वो कीमत जो इंसानों को चुकानी पड़ी। और ये सब उस सीमा की वजह से हुआ जिसे आखिरी वक्त तक सबसे छुपा कर रखा गया था। देखिए, माउंटबैटन नहीं चाहते थे कि आज़ादी के जश्न पर कोई दाग लगे, इसीलिए उन्होंने सीमा की रिपोर्ट को दबा कर रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को जब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर, उनकी ज़मीन किस देश में है, भारत में या पाकिस्तान में। और फिर 17 अगस्त को जैसे ही सीमाओं का ऐलान हुआ, एक तूफान आ गया। लाखों लोगों को रातों रात अपने पुरखों के घर छोड़ने पड़े। उन्हें एक ऐसे देश जाना था जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। पंजाब की सड़कों पर मीलों तक बस इंसानों का सैलाब था, मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। जो हिंसा हुई उसकी क्रूरता को घोस्ट ट्रेन्स यानी भूतों वाली ट्रेनों की कहानियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। खासतौर पर वो नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस जो अमृतसर पहुंची थी,
वो पूरी की पूरी लाशों से भरी हुई थी और ऐसी ट्रेनें सीमा के दोनों तरफ से आ जा रही थीं, जो नफरत और हिंसा का चलता फिरता सबूत बन गई थी। लेकिन जहां एक तरफ पंजाब जल रहा था, वहीं एक शहर में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहां हर मुश्किल के बावजूद शांति कायम हुई। दोनों जगहों में जमीन आसमान का फर्क था। पंजाब में 55,000 सैनिक मिलकर भी हिंसा नहीं रोक पाए और कलकत्ता में एक अकेले आदमी ने वो कर दिखाया जो पूरी सेना नहीं कर सकी। लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें यूं ही नहीं अपनी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। गांधी जी का तरीका ही निराला था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सुहरावर्दी के घर जाकर रहने लगे, वही सुहरावर्दी जिन्हें दंगों का जिम्मेदार माना जाता था। जब हिंसा फिर भड़की तो उन्होंने अपना आखिरी हथियार निकाला, आमरण अनशन, और इसका असर जादू जैसा हुआ। सिर्फ 73 घंटों के अंदर शहर के दंगाई उनके कदमों में अपने हथियार रखकर शांति की भीख मांगने लगे। तो एक तरफ तो बंटवारे की ये भयानक त्रासदी चल रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। 565 रियासतों को एक करके भारत को बिखरने से रोकना। ये रियासतें आज़ाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थीं। अगर ये भारत में शामिल ना होतीं तो देश अनगिनत टुकड़ों में बंट जाता। इस नामुमकिन से लगने वाले काम का बीड़ा उठाया सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। उनकी रणनीति बहुत ही साफ और असरदार थी। पहला, उन्होंने राजा महाराजाओं को मनाने के लिए माउंटबैटन के शाही रुतबे का इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने राजाओं को एक शानदार ऑफर दिया कि वो अपने खिताब, महल सब कुछ रख सकते हैं। और तीसरा, जहां प्यार से बात नहीं बनी वहां राजनीतिक दबाव भी डाला। और इसी रणनीति की वजह से 15 अगस्त तक ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई। और इसी एकीकरण की कहानी हमें ले आती है बंटवारे की सबसे उलझी हुई और आज तक चली आ रही विरासत तक। इसकी शुरुआत हुई जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों से। जूनागढ़ का मामला तो फिर भी सीधा था, शासक मुस्लिम लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू। जैसे ही पटेल ने सेना भेजी, नवाब साहब अपने कुत्तों को लेकर कराची भाग गए और जूनागढ़ भारत का हो गया। लेकिन कश्मीर की कहानी ठीक इसकी उल्टी और कहीं ज्यादा पेचीदा थी। यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। महाराजा हरि सिंह तो एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला करके सारा खेल बदल दिया। महाराजा ने फौरन भारत से मदद मांगी, विलय पत्र पर साइन किए और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गए। किस्मत देखिए, हमलावर बारामूला में लूटपाट करने में इतने मशगूल हो गए कि भारतीय सेना को श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करने का कीमती वक्त मिल गया। शायद उसी एक देरी ने कश्मीर की तकदीर तय कर दी। तो 1947 एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ भारी नुकसान और दर्द था, तो दूसरी तरफ एक अविश्वसनीय राष्ट्र निर्माण का जज्बा। ये दो ऐसी कहानियां हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग करके समझाई नहीं जा सकता। जहां एक लकीर ने देश को तोड़ा, वहीं सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र भी बनाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि अगर एक मामूली सी लकीर इतना गहरा और लंबा घाव दे सकती है, तो उस घाव को पूरी तरह से भरने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत हो?